नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज़ के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं लालचंद्र सिंह। तो आइए देखते हैं खबरें तेज रफ्तार से। जापान के प्रधानमंत्री किशिदा फुमियो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता हुई। दोनों नेताओं के बीच आपसी हित के द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित बताते हुए इसे हिंद प्रशांत में शांति, समृद्धि और स्थिरता के लिए अहम बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी मुलाकात एक और कारण से भी विशेष है। इस साल भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है और जापान G7 की, इसलिए अपनी अपनी प्राथमिकताओं और हितों पर साथ मिलकर काम करने का ये उत्तम अवसर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि G20 की अध्यक्षता का महत्वपूर्ण स्तंभ ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को आवाज देना है। उन्होंने बताया कि भारत जापान विशेष सामरिक और वैश्विक साझेदारी को मजबूत करना भारत, जापान और भागीदार दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को G7 हिरोशिमा शिखर सम्मेलन में औपचारिक रूप से आमंत्रित किया और मौके पर ही पीएम मोदी ने उनका निमंत्रण तुरंत स्वीकार भी कर लिया। इससे पहले जापान के प्रधानमंत्री किशिदा फुमियो ने राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर उन्होंने आगंतुक पुस्तिका पर अपना विचार व्यक्त किया और उन्हें महात्मा गांधी की जीवनी पर लिखी गई पुस्तकें भेंट की गईं। इससे भी पहले जापान के प्रधानमंत्री किशिदा फुमियो का नई दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचने पर केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने स्वागत किया। इस मौके पर कलाकारों ने नृत्य के जरिए उनका स्वागत किया। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने 41वें सप्रू हाउस व्याख्यान में स्वतंत्र और खुले भारत प्रशांत पर अपनी नई योजना की घोषणा की। उन्होंने कहा कि भारत और जापान मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और दुनिया के इतिहास में एक बेहद अनूठी स्थिति में हैं। किशिदा ने आगे कहा कि जापान भविष्य में भी भारत के साथ सहयोग करने की उम्मीद कर रहा है। उन्होंने भारत और अमेरिका के साथ संयुक्त प्रशिक्षण और आसियान देशों और प्रशांत द्वीप देशों के साथ सद्भावना प्रशिक्षण का जिक्र किया। भारत के दौरे पर आए जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा दिन भर की वार्ताओं और भाषणों के बाद दिल्ली के बुद्धा पार्क पहुंचे, जहां पीएम मोदी ने उनकी अगवानी की। इसके बाद जापानी प्रधानमंत्री पीएम मोदी के साथ पार्क में सैर करते हुए दिखे। प्रधानमंत्री मोदी और फुमियो किशिदा बुद्ध जयंती पार्क में बाल बोधि वृक्ष पर फूल चढ़ाने के लिए गए और उसे नमन किया। उसके बाद दोनों नेताओं ने बाल बोधि वृक्ष का चक्कर भी लगाया। पीएम मोदी ने जापानी प्रधानमंत्री को एक पौधा भी भेंट किया। खबर संसद से, जहां गतिरोध का सिलसिला दूसरे हफ्ते भी जारी है और सोमवार को भी लोकसभा और राज्यसभा दोनों में कार्यवाही नहीं चल सकी। लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला ने विपक्ष से अपील की कि वो सदन में तख्तियां लाना बंद करें और सदन को सामान्य रूप से चलने दें। लोकसभा अध्यक्ष ने सांसदों से कहा कि वो अपने चैम्बर में भी विवाद को बातचीत से हल करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके बावजूद सदन में शोर शराबा जारी रहा। उधर राज्यसभा में भी विपक्षी दलों का हंगामा जारी रहा। नियम 267 के तहत सभापति को हिंडनबर्ग रिपोर्ट की जेपीसी से जांच की मांग को लेकर कार्य स्थगन के 14 नोटिस मिले थे। विवादास्पद बयान के मामले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी संसद के भीतर और बाहर भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर हैं। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल के बयानों की कड़ी आलोचना की। और भी कई मंत्रियों ने राहुल पर सीधा हमला किया और कहा कि देश का अपमान करने वालों को बख्शा नहीं जा सकता, चाहे वो कितना ही बड़ा नेता क्यों न हो। उधर कांग्रेस ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर सरकार पर आरोप फिर से लगाया। कांग्रेस ने कहा कि सरकार हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर जेपीसी से भाग रही है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर स्थित श्री कृष्णा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में G20 यंग एम्बेसडर समिट 2023 का आयोजन किया जा रहा है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने सम्मेलन को संबोधित किया। G20 यंग एम्बेसडर समिट वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए दुनिया भर के युवा नेताओं को एक मंच पर लाता है। G20 यंग एम्बेसडर समिट 2023 की थीम फ्यूलिंग द फ्यूचर ऑफ ग्लोबल यूथ है। नागपुर में सिविल 20 C20 का पहला पूर्ण सत्र आयोजित किया गया। सत्र का विषय पर्यावरण के साथ विकास संतुलन था। सत्र की अध्यक्षता पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त सत्यानंद मिश्रा ने की। नागपुर में सिविल 20 सत्र के वक्ताओं में क्लिंटन हेल्थ एक्सेस इनिशिएटिव में क्लिनिकल डायरेक्टर डॉक्टर एंडी कार्मोन, TU डेल्फ्ट नीदरलैंड्स में पर्यावरण प्रौद्योगिकी के प्रोफेसर डॉक्टर मर्ले डे क्रुक, माजुली असम के पर्यावरणविद जादव पाएंग और बाढ़ और सूखे पर पीपुल्स वर्ल्ड की आयुक्त
इंदिरा खुराना भी शामिल थीं। सिविल 20 इंडिया के उद्घाटन समारोह में माता अमृतानंदमयी, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी, इंडोनेशिया शेरपा C20 अहमद मफ्तुचन, ब्राजील के सदस्य एलेसेंड्रा निलो ट्रोइका सहित अन्य लोग उपस्थित थे। नागपुर में सिविल 20 के दौरान महाराष्ट्र के स्थानीय उत्पादों और कलाओं को प्रदर्शित करने वाली एक प्रदर्शनी भी लगाई गई। महाराष्ट्र हस्तकरघा, जनजातीय कला, बांस के काम, एग्रो सहित अन्य ने अपने स्टॉल लगाए। पंजाब के अमृतसर में चल रही G20 सम्मेलन के तहत पहले श्रम 20 सम्मेलन यानी L20 से संबंधित 2 दिवसीय बैठक संपन्न हो गई। बैठक में 20 देशों के प्रतिनिधियों के अतिरिक्त देश भर से श्रमिक संगठनों से जुड़े नेताओं और विषय विशेषज्ञों के साथ साथ श्रम और रोजगार मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने भाग लिया। इंडोनेशिया और सऊदी अरब के प्रतिनिधियों समेत कई देशों के प्रतिनिधि ऑनलाइन भी इस बैठक के साथ जुड़े। L20 के चेयरमैन और भारतीय मजदूर संघ के अध्यक्ष हिरण्मय पांड्या की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में देश विदेश के विशेषज्ञों ने श्रमिकों की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से WHO दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र द्वारा आयोजित भारत की G20 अध्यक्षता के तहत डिजिटल स्वास्थ्य पर वैश्विक सम्मेलन को संबोधित किया। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू नागरिक उड्डयन मार्केट बन चुका है। आज नई दिल्ली में CAPA इंडिया एविएशन समिट 2023 को संबोधित करते हुए सिंधिया ने कहा कि 2030 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि PM मोदी ने इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर काफ़ी जोर दिया है, जिस वजह से पिछले 9 वर्षों के दौरान देश में हवाई अड्डों की संख्या 2 गुनी हो गई है। उन्होंने कहा कि पिछले 6 साल में हवाई यात्रियों की संख्या भी लगभग 2 गुनी हो गई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद परिसर में संसद सदस्यों के लिए आयुष शिविर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। प्रदर्शनी में लोकसभा अध्यक्ष, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार सहित कई गणमान्य हस्तियां उपस्थित थीं। लंदन में भारतीय उच्चायोग के बाहर खालिस्तानी चरमपंथियों द्वारा भारतीय ध्वज को नीचे गिराने की घटना को लेकर सिख समुदाय के लोगों ने दिल्ली में ब्रिटिश उच्चायोग के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। बिहार के मनेर में ईंट भट्ठे की दीवार गिरने से 2 मजदूरों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। घायलों को निकट के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राजस्थान राइट टू हेल्थ बिल के खिलाफ जयपुर में निजी अस्पताल मालिकों और डॉक्टरों ने मार्च किया। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज कर उनके ऊपर काबू पाने की कोशिश की। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कर्नाटक के बेलगावी में युवा क्रांति समागम का शुभारंभ किया। इस मौके पर कई कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे। तमिलनाडु में दूध खरीद मूल्य में वृद्धि की मांग को लेकर डेयरी किसानों का विरोध जारी है। डेयरी किसानों ने मदुरई के उसिलामपट्टी में सड़क पर दूध फेंक कर सरकार के खिलाफ अपना विरोध जताया। महाराष्ट्र के विपक्षी दलों के विधायकों ने प्याज और अंगूर को लेकर मुंबई में विधान भवन की सीढ़ियों पर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने राज्य में ओलावृष्टि, बेमौसम बारिश से पीड़ित किसानों के लिए तत्काल राहत की भी मांग की। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड से जुड़े अभियुक्त गुलाम का मेहदौरी स्थित आवास तोड़ दिया गया है। यह आवास गैर कानूनी तरीके से निर्मित किया गया था। मध्य प्रदेश में धार जिले के कुक्षी में नर्मदा किनारे बसे दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र के आदिवासी जनजाति वर्ग को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने के उद्देश्य से नदी एम्बुलेंस की सौगात मिली। राज्य सरकार में मंत्री राज्यवर्धन सिंह ने बताया, यह 100 किलोमीटर के रेडियस की दूरी तय करेगा। श्रीनगर में एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन हुआ। इस साल लगभग 60 लाख फूल पर्यटकों को आकर्षित करेंगे। पिछले साल 3.5 लाख से भी अधिक स्थानीय और बाहरी पर्यटकों ने इसका दौरा किया था। उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश हुई और साथ में तेज हवाएं भी चली और ओले भी गिरे। वहीं मौसम विभाग की ओर से राज्य के कई जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है। राज्य में कई जगहों पर बारिश हुई है और आने वाले कुछ दिनों तक प्रदेश में बारिश का दौर जारी रह सकता है। बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो देखेंगे फटाफट कुछ और खबरें। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट,
फर्क नजर आएगा। कब तक लंबी लाइनों में उम्र बिताइएगा? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, चुटकी में हल पाइए। पुराने तरीके कब तक अपनाइएगा? डिजिटल पेमेंट बहुत आसान है, देखिए चुटकी में पेमेंट चुकाइए। बटवा ढूंढ रहे हैं? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, कभी भी कहीं भी और सुरक्षित। हमने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया है। आपने? आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। डीडी न्यूज पर देख रहे हैं आप एक्सप्रेस 100। देखते हैं कुछ और खबरों को फटाफट अंदाज में। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने कहा कि शहर में तेज हवाएं भी चल सकती हैं। पंजाब पुलिस ने वारिस पंजाब दे के प्रमुख अमृतपाल सिंह के संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी है कि अमृतपाल सिंह अभी भी फरार है। पंजाब के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि राज्य में पूरी तरह शांति बनी हुई है। वारिस पंजाब दे के कुछ लोगों के खिलाफ विशेष कार्रवाई की गई है। देश भर में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 918 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि 479 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं। देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 6,350 है। कोविड महामारी के खिलाफ टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 220.65 करोड़ से भी अधिक टीकों की खुराक दी जा चुकी है। दिल्ली के कथित शराब घोटाले में सीबीआई से जुड़े मामले में राउस रेवेन्यू कोर्ट ने पूर्व डिप्टी सीएम की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए और बढ़ा दी है। इससे पहले 17 मार्च को राउस रेवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की ईडी रिमांड को 5 दिन और बढ़ाने का फैसला किया था। दिल्ली आबकारी मामले पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री की बेटी के कविता आज एक बार फिर से प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश हुई। शराब घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच में पिछली बार कविता ईडी के दफ्तर नहीं पहुंची थी और तब उन्होंने एजेंसी के पास अपने वकील के हाथों डॉक्यूमेंट्स भेज दिए थे। ओआरओपी के बकाया पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 70 साल से अधिक उम्र के पेंशनर्स को 30 जून 2023 तक पूरा भुगतान किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कर्नाटक हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया जिसमें सरकार को कर्नाटक राज्य बोर्ड से संबद्ध स्कूलों में कक्षा 5 और 8 के छात्रों के लिए बोर्ड परीक्षा आयोजित करने की अनुमति दी गई थी। दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को पश्चिम बंगाल मवेशी तस्करी मामले में जेल में बंद टीएमसी नेता अनुव्रत मंडल के करीबी सहयोगी और चार्टर्ड अकाउंटेंट मनीष कोठारी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। एयर इंडिया पेशाब कांड सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। पिछले साल नवंबर में न्यूयॉर्क दिल्ली एयर इंडिया के विमान में एक पैसेंजर ने कथित तौर पर पेशाब कर दिया था, जिसके बाद चर्चा में आई 72 साल की पीड़ित महिला ने अब सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को लिव इन रिलेशनशिप के रजिस्ट्रेशन को जरूरी करने की मांग वाली एक याचिका को खारिज कर दिया। आर्थिक सुधारों के बीच रोजगार सृजन के मुद्दे को लेकर सरकारी आंकड़ों में एक सुखद तस्वीर सामने आई है। साल 2019 और 2022 के बीच में देश में सबसे ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा हुए। मेटा स्वामित्व वाले मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप ने iOS पर नोटिफिकेशन के साथ एक समस्या के लिए बग फिक्स अपडेट जारी किया है। शेयर मार्केट की खबर। 30 शेयरों पर आधारित सेंसेक्स 0.62% की गिरावट के साथ 57,628.95 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.65% की गिरावट के साथ 16,988.40 पर बंद हुआ। इस बीच वैश्विक बाजार में ब्रेंट क्रूड का भाव 2.8% गिरकर $64.89 प्रति बैरल पर पहुंच गया, जो दिसंबर 2021 के बाद का सबसे निचला स्तर है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुमूल्य धातुओं की कीमतों में तेजी आने के कारण सोना 411 रुपये बढ़कर 60,377 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में बढ़ते संकट को देखते हुए यूएस फेड रिजर्व समेत 6 बैंकों ने लिक्विडिटी को बनाए रखने के लिए यूएस डॉलर स्वैप एग्रीमेंट किया है। बैंकिंग सिस्टम में डॉलर की कमी होने पर ये 6 सेंट्रल बैंक डॉलर की कमी को पूरा करेंगे। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड CIL के चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल ने सोमवार को कहा कि कोयले के दाम जल्द ही बढ़ाए जा सकते हैं और अभी इस बारे में हितधारकों के साथ बातचीत चल रही है। भारतीय एयरलाइनों को अगले वित्त वर्ष के दौरान 1.6 से लेकर 1.8 अरब डॉलर का समेकित घाटा होने का अनुमान है। विमानन क्षेत्र की परामर्शदाता कंपनी CAPA इंडिया ने सोमवार को ये कहा। इसके अलावा पूर्ण सेवा देने वाली विमानन कंपनियों को 1.1 से लेकर 1.2 अरब डॉलर का नुकसान हो सकता है।
होम इंटीरियर और रेनोवेशन प्लेटफॉर्म लिव स्पेस ने कम से कम 100 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। न्यूयॉर्क कम्युनिटी बैंक ने विफल सिग्नेचर बैंक की एक बड़ी हिस्सेदारी को $2.7 अरब में खरीदने का निर्णय किया है। फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन FDIC ने ये जानकारी दी। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 22 मार्च तक रूस की 4 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। शी जिनपिंग का ये दौरा रूस यूक्रेन जंग के बीच हो रहा है, जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई है। चीन के विदेश मंत्री ने कहा कि शी जिनपिंग अपनी यात्रा के दौरान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे। दोनों देशों के बीच व्यापक साझेदारी, संबंधों और रणनीतिक सहयोग सहित सामयिक मुद्दों पर चर्चा होगी। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान अपने आवास में घुसने वाले पुलिसकर्मियों पर कानूनी कार्रवाई की तैयारी में हैं। इमरान खान ने आरोप लगाया कि छापेमारी के दौरान पुलिस ने उनके समर्थकों की पिटाई की। इमरान खान ने पुलिस की कार्रवाई पर कहा कि मेरे घर पर हमला अदालत की अवमानना है। वहीं पाकिस्तान सरकार ने कहा कि पुलिस अदालत के आदेशों का पालन कर रही है। सरकार का कार्रवाई से कोई लेना देना नहीं है। अफ्रीकी देश के कांगो के पूर्वी और उत्तरी प्रांतों में चरमपंथियों ने 22 लोगों की हत्या कर दी। इस हमले के लिए स्थानीय लोगों और अधिकारियों ने कोडेको समूह को दोषी ठहराया है। अमेरिकी सेनेटर एलिजाबेथ वॉरेन ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप पर हश मनी मामले में आरोप लगना तय है। अमेरिकी सेनेटर ने कहा कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। कैलिफोर्निया में भारी बारिश और बाढ़ से कई घर पानी में डूब गए हैं। दक्षिणी कैलिफोर्निया में बारिश की वजह से सड़कों पर यातायात प्रभावित हुआ है। कैलिफोर्निया में बाढ़ से प्रभावित सैन जोकिन नदी के किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का आदेश दिया गया है। अधिकारियों ने कहा कि वे नदी के जलस्तर की लगातार निगरानी कर रहे हैं। इसराइल और फलस्तीन के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। इसराइल में एक फलस्तीन बंदूकधारी ने कार में बैठे 2 लोगों पर गोलीबारी की। बंदूकधारी ने वेस्ट बैंक शहर में गोलीबारी की, जहां पिछले महीने कई हिंसात्मक घटनाएं हुई थीं। दुनिया के सबसे बड़े बैंकों में शुमार UBS ने अपने स्विट्जरलैंड के ही प्रतिस्पर्धी बैंक क्रेडिट स्विस का अधिग्रहण करने की घोषणा की है। यह अधिग्रहण 3 अरब स्विस फ्रैंक यानी कि 3.23 अरब अमेरिकी डॉलर में होगा। UBS ने बैंकिंग क्षेत्र को और अधिक उतार चढ़ाव से बचाने के लिए ये कदम उठाया है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि अधिग्रहण स्विस संघीय सरकार, स्विस वित्तीय बाजार पर्यवेक्षी प्राधिकरण और स्विस नेशनल बैंक के समर्थन से संभव हुआ है। इसराइल में न्यायिक सुधारों के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसराइल के प्रधानमंत्री से बीच का समाधान निकालने का आग्रह किया। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, इसराइल में एक मजबूत लोकतंत्र है। दक्षिणी इक्वाडोर और उत्तरी पेरू में शक्तिशाली भूकंप से मारे जाने वालों की संख्या बढ़कर 14 हो गई है। भूकंप के कारण कई घरों, स्कूलों और चिकित्सा केंद्रों को भारी नुकसान पहुंचा है। वक्त है अभी एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बाकी की खबरों को भी देखेंगे फटाफट अंदाज में। सर 50,000 एडवांस। पर इतना कैश तो हम नहीं लाए। और आज बैंक भी बंद है। इलाज है डिजिटल पेमेंट का आसान सा ढोल। लेकिन अरे घबराइए मत, सावधानी के साथ करेंगे तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। फोन लाइए मुझे, यहाँ फोन लगाइए। डिजिटल पेमेंट से लेन देन हो सकता है आसान, सुरक्षित और तेज। मैंने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट सिखा दिया है। आपने, क्योंकि RBI कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है DD न्यूज़ पर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। देखते हैं बाकी की खबरें भी फटाफट अंदाज में। दिल्ली में चल रही महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत की साक्षी चौधरी ने क्वार्टर फाइनल में स्थान बना लिया है। साक्षी ने 52 किलोग्राम भार वर्ग में कजाकिस्तान की मुक्केबाज को 5-0 से हरा दिया। मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 75 किलोग्राम भार वर्ग में लवलीना बोर्गोहेन ने भी क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। लवलीना ने प्री क्वार्टर मुकाबले में मैक्सिको की वेनेसा ऑर्टिज को 5-0 से मात दी थी। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 54 किलोग्राम भार वर्ग में भारत की प्रीति का सफर प्री क्वार्टर फाइनल में समाप्त हो गया। प्रीति को थाईलैंड की जुताबाज जितपोंग ने शिकस्त दे दी। विमेंस प्रीमियर लीग में यूपी वॉरियर्स ने प्लेऑफ में जगह बना ली है। यूपी वॉरियर्स ने रोमांचक मुकाबले में गुजरात जायंट्स को 3 विकेट से हराकर लीग में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। न्यूजीलैंड ने वेलिंगटन में खेले गए दूसरे टेस्ट में श्रीलंका को 1 पारी और 58 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ न्यूजीलैंड ने 2 मैचों की सीरीज को 2-0 से अपने नाम कर लिया। न्यूजीलैंड ने पहली पारी को
केन विलियमसन और हेनरी निकोल्स के दोहरे शतक की मदद से 4 विकेट पर 580 रन बनाकर घोषित की। श्रीलंका की टीम अपनी पहली पारी में 164 रन ही बना सकी। फॉलो ऑन खेलते हुए दूसरी पारी में भी श्रीलंकाई टीम 358 रन ही बना पाई। भारत के स्टार क्यू खिलाड़ी पंकज आडवाणी ने एक बार फिर से एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। 36 वर्षीय आडवाणी ने फाइनल में हमवतन ध्रुव सितवाला को 6 फ्रेम से हरा दिया। ताइवान में हुए तीरंदाजी एशिया कप में भारतीय तीरंदाजों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला है। भारत ने प्रतियोगिता में 5 स्वर्ण, 4 रजत और 1 कांस्य पदक सहित कुल 10 पदक हासिल करते हुए शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। स्पेन के टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्काराज ने इंडियन वेल्स का खिताब जीत लिया है। खिताबी मुकाबले में उन्होंने रूस के डैनिल मेदवेदेव को सीधे सेटों में 6-3, 6-2 से हरा दिया। उधर महिला वर्ग में कजाकिस्तान की एलेना रायबाकिना ने इंडियन वेल्स का खिताब अपने नाम किया। रायबाकिना ने दूसरी वरीयता प्राप्त बेलारूस की आर्यना सवालेंका को 7-6, 6-4 से शिकस्त दे दी। ला लीगा के बहुप्रतीक्षित एल क्लासिको को बार्सिलोना ने अपने नाम कर लिया है। रोमांचक मुकाबले में बार्सिलोना ने रियल मैड्रिड को 2-1 से हराकर शीर्ष स्थान पर अपनी स्थिति मजबूत कर ली। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने एफए कप के सेमीफाइनल में स्थान बना लिया है। क्वार्टर फाइनल में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने फुलहम को 3-1 से हरा दिया। सेमीफाइनल में मैनचेस्टर यूनाइटेड का सामना ब्राइटन से होगा। क्रिस्टल पैलेस को 4-1 से हराकर आर्सेनल ने प्रीमियर लीग में शीर्ष स्थान पर अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। इस जीत के साथ ही आर्सेनल ने 69 अंक के साथ प्रीमियर लीग में शीर्ष स्थान बनाए रखा है। एफए कप के एक अन्य क्वार्टर फाइनल में शेफील्ड यूनाइटेड ने ब्लैकबर्न रोवर्स पर 3-2 की रोमांचक जीत हासिल करके सेमीफाइनल में प्रवेश किया। एफए कप के तीसरे क्वार्टर फाइनल में ब्राइटन ने ग्रिम्सबी टाउन को आसानी से 5-0 से शिकस्त दे दी। सेमीफाइनल में ब्राइटन का सामना मैनचेस्टर यूनाइटेड से होगा। फ्रेंच लीग में पेरिस सेंट जर्मेन का घरेलू मैदान पर लंबे समय से चला आ रहा अजेय सिलसिला टूट गया है। रेनास ने पीएसजी को 2-0 से हराने में सफलता पाई। पीएसजी की अप्रैल 2021 के बाद से घरेलू मैदान पर यह पहली हार है। बुंदेसलीगा में बायर्न म्यूनिख को बायर लेवरकुसेन के हाथों 0-2 से शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस हार के बाद बायर्न लीग में बोरुसिया डॉर्टमंड से 1 अंक से पिछड़कर दूसरे स्थान पर बनी हुई है। तेजस्वी प्रकाश की पहली मराठी डेब्यू फिल्म स्कूल कॉलेज एनी लाइफ का ट्रेलर सामने आ चुका है। रोहित शेट्टी की इस फिल्म में तेजस्वी प्रकाश लीड हीरोइन है। फिल्म स्कूल कॉलेज एनी लाइफ 14 अप्रैल 2023 को स्क्रीन पर नजर आएगी। बॉलीवुड एक्टर मनोज बाजपेयी ने अपकमिंग डॉक्यूमेंट्री द वायल का हिस्सा होने के बारे में बात की। द वायल भारत में कोविड-19 टीकाकरण की कहानी को बताएगा। उन्होंने कहा कि यह हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए एक सम्मान है। एक्टर अंगद बेदी तेलुगु सुपरस्टार नानी के साथ अपनी अपकमिंग फिल्म नानी 30 से साउथ इंडस्ट्री में डेब्यू करेंगे। बॉलीवुड अभिनेत्री जाह्नवी कपूर दक्षिण भारतीय स्टार जूनियर एनटीआर के साथ काम करती हुई नजर आएंगी। जाह्नवी कपूर फिल्म एनटीआर 30 से तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू करने जा रही है। तमिल मेगा स्टार रजनीकांत की बेटी ऐश्वर्या रजनीकांत ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि उनके सोने के गहने उनके घर के लॉकर से गायब हैं। इसी के साथ एक्सप्रेस न्यूज़ में आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए अनुमति, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी। नमस्कार।